नमस्कार। सामुदायिक अधिकारों और वन प्रशासन से संबंधित इस कोर्स के अंतिम मॉड्यूल में आपका स्वागत है। पिछले मॉड्यूल में हमने उन विभिन्न कानूनी प्रावधानों के बारे में सीखा जो भारत में वन भूमि को नियंत्रित करते हैं। आप इस मॉड्यूल में सामाजिक, आर्थिक, पारिस्थितिक, राजनीतिक और उन ऐतिहासिक संदर्भों की समझ के साथ पहुंचे हैं जिनके तहत ये कानून प्रचालित होते हैं। अब यह समझने का समय है कि आप इस ज्ञान को किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वन भूमि को वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की स्थापना करने के लिए परिवर्तन करने में अलग कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है और खनन के लिए परिवर्तन करने में अलग कानूनी प्रक्रिया, और यह कानूनी प्रक्रिया वनों से टिम्बर या अन्य वन उत्पादों के दोहन के लिए लगाए जाने वाले कानून से बिल्कुल अलग है। इस लेक्चर में हम इन प्रक्रियाओं की अपनी समझ को दोहराएंगे, मगर अब हम उन विभिन्न पहलुओं पर विशेष ध्यान देंगे जिनमें वनों या उनके आसपास रहने वाले समुदाय भागीदारी दे सकते हैं। आरंभ करने के लिए आइए वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए डायवर्जन करने की प्रक्रिया से शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इस कोर्स के पिछले मॉड्यूल में पढ़ा, वन भूमि का उपयोग तथाकथित गैर वन उद्देश्य के लिए सिर्फ राज्य सरकार तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुमति से ही किया जा सकता है। इस अनुमति की आवश्यकता सभी प्रकार के वनों के लिए जरूरी है, किसी खास कानूनी वर्ग के वन के लिए ही नहीं। समझने के लिए अगर हम गैर वन उद्देश्यों के कुछ उदाहरणों को लें तो इसका अर्थ है कि किसी भी समय यदि वन भूमि का उपयोग खनन या कॉफी प्लांटेशन या बांध जैसे कार्यों के लिए किया जाना हो तो इसे वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित 3 चरण प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस प्रकार मेरे विचार से डायवर्जन और अधिग्रहण ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो स्पष्ट रूप से जो कुछ यहाँ हो रहा है उनमें परिवर्तन की ओर उन्मुख है। पहले से ही विभिन्न गतिविधियाँ की जा रही है। यह पूरी तरह से ग्रीन फील्ड क्षेत्र हो सकता है जहाँ पर इससे पहले कोई ढांचा या कोई एक्सट्रैक्टिव उद्योग नहीं था, या कोई ब्राउन फील्ड क्षेत्र हो सकता है जहाँ पर अनेक जारी परियोजनाओं के विस्तार पर विचार किया जा रहा है। इस प्रकार इनमें से प्रत्येक मामले में इन प्रक्रियाओं जिनके द्वारा कानून में कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं, वास्तव में उनकी शुरुआत बहुत ही भिन्न भिन्न होती है। कोई ग्रीनफील्ड परियोजना जहां पर लोगों को कुछ भी नहीं पता कि क्या होने जा रहा है, उसकी शुरुआत लोगों के आने और नमूने को लेने से होगी, और आपको पता नहीं होगा कि ड्रिलिंग मशीन को वहां क्यों लाया जा रहा है। यदि आप कहते हैं तो आपको कहा जाएगा कि आप कौन होते हैं पूछने वाले। हमने अनुमतियां प्राप्त की हैं, किसी कागजात को दिखाया जाता है तथा आप यह नहीं बता पाएंगे कि जो कुछ उस दस्तावेज में लिखा हुआ है वह अधिग्रहण या डायवर्जन से किस प्रकार प्रभावित है। इसलिए मेरे विचार से जब उन प्रक्रियाओं को शुरू किया जाता है तो उनमें से कुछ मूलभूत प्रश्नों के उत्तर दिए जाने चाहिए। और अक्सर जब स्कोपिंग एक्सरसाइज की बात है तो इस बात की कोई भी बाध्यता नहीं होती है कि निजी क्षेत्र या सरकारी परियोजनाओं द्वारा कुछ भी साझा किया जाए। स्थानीय पंचायतें सुनिश्चित रूप से पूछ सकती हैं, और वे पूछती भी है, लेकिन इनको यह कहकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि कलेक्टर आएगा या बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में इसका उत्तर दे दिया जाएगा। इस प्रकार इन दोनों प्रक्रियाओं में यह पहली बात है जो घटित होती है। वन भूमि के किसी तथाकथित गैर वन उद्देश्य में डायवर्जन के लिए वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रभावित क्षेत्र के जिला कलेक्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत समुदाय के वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो। हम पिछले मॉड्यूल में पहले से ही सीख चुके हैं कि पहचान और अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया को किस प्रकार से पूरा किया जाना चाहिए।
जिला कलेक्टर को प्रस्ताव के लिए तथा वन को होने वाली किसी क्षति को सुधारने या क्षतिपूर्ति करने के लिए उस ग्राम सभा से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी जिसके पास उस क्षेत्र का न्यायाधिकार है। कानून के अंतर्गत प्रभावित क्षेत्र की ग्राम सभा को गैर वन उद्देश्यों के लिए हो रहे डायवर्जन के निर्णयों को प्रभावित करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसा वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों में तय प्रक्रिया के पहले चरण के दौरान अवश्य किया जाना चाहिए। जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल में सीखा है, राज्य सरकार प्रक्रिया के पहले चरण की समाप्ति पर सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान करती है और इसलिए इस संबंध में ग्राम सभा का निर्णय काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब वन अधिकार अधिनियम 2006 के बाद समुदायों के लिए सशक्त साधन तैयार किए गए हैं जिनसे वे निजी कंपनियों को उत्तरदायी ठहरा सकते हैं और उसे समर्थ बनाने के लिए प्रावधान 2 प्रकार के हैं। पहला, स्वयं अधिकारों की पहचान करना ही है, क्योंकि 2009 में पर्यावरण और वन द्वारा एक आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि वन संबंधी मंजूरी देने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिकारों की पहचान करने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है, और दूसरा है कि ग्राम सभा से मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। इस प्रकार यह 2 महत्वपूर्ण साधन हैं जिनका समुदाय द्वारा कंपनियों का विरोध करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रखें, अभी तक हमने केवल डायवर्जन की प्रक्रिया पर विचार किया है, अर्थात वन भूमि का तथाकथित गैर वन उद्देश्य से प्रयोग करने के निर्णय की प्रक्रिया। जब वन भूमि की बात की जाती है, राज्य वनों का कस्टोडियन अर्थात अभिरक्षक होता है। इस कारण से वन भूमि के अधिग्रहण का कोई प्रश्न नहीं है। वन भूमि को केवल वन संबंधी उद्देश्यों से डाइवर्ट करके गैर वन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन कुछ परियोजनाओं में भूमि का अधिग्रहण शामिल हो सकता है जो वन भूमि नहीं है। उदाहरण के लिए राजस्व भूमि। अधिग्रहण की प्रक्रियाओं में भी स्थानीय समुदायों के लिए प्रभाव डालने की संभावना मौजूद रहती है, विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में। इनमें से एक पेसा कानून के अंतर्गत है। यदि परियोजना से प्रभावित होने वाला क्षेत्र किसी अनुसूचित क्षेत्र में आता है तो पेसा के अंतर्गत विकास परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु ग्राम सभाओं से भी परामर्श किया जाना चाहिए। आइए पहले अब वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत सहमति के अर्थ पर और पेसा कानून के अंतर्गत परामर्श शब्द पर विचार करते हैं। वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सहमति का अर्थ है कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना डायवर्जन प्रक्रिया के प्रथम चरण में परियोजना को सिद्धांततः मंजूरी प्रदान नहीं की जा सकती है। यदि ग्राम सभा वन भूमि के डायवर्जन सहमति नहीं देती तो परियोजना आगे नहीं बढ़ सकती। यह सहमति परियोजना के उद्देश्यों, उसके प्रयोजनों तथा उसकी वजह से संभावित पर्यावरणीय नुकसान से अवगत रहते हुए ग्राम सभाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रदान किया जाना अनिवार्य है। इसका अर्थ है कि ग्राम सभा द्वारा वन भूमि के डायवर्जन के संबंध में अपना निर्णय तभी लिया जाए जब उनके सामने डायवर्जन से संबंधित पूर्ण तथ्य प्रस्तुत कर दिए जाएं। ग्राम सभा को पारिस्थितिकी क्षति की संभाव्यता, आर्थिक और सामाजिक विकास की संभाव्यता और अन्य सभी तथ्यों और उन प्रोजेक्शनों यानी पूर्वानुमानों के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि उन पर विचार करके पूर्णतया सूचित निर्णय लिया जा सके। यह निर्णय किसी भी प्रकार के दबाव से पूर्णतया मुक्त होना चाहिए। ग्राम सभा पर कोई धमकी या दबाव या किसी भी प्रकार का भ्रष्ट प्रोत्साहन नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर पेसा कानून के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में भूमि के अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की सहमति आवश्यक नहीं है। हालांकि परामर्श के संदर्भ में यह आवश्यक है कि ग्राम सभा को परियोजना के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। भूमि अर्जन
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 के अंतर्गत उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार पेसा कानून की तुलना में कहीं अधिक कड़ी है। उस कानून के अंतर्गत ग्राम सभा की पूर्व सहमति या ऐसे मामलों में जहां पर ग्राम सभा का गठन नहीं किया गया है, पंचायत या स्वायत्त जिला परिषद की पूर्व सहमति को अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के सभी मामलों में अवश्य प्राप्त किया जाना चाहिए। उस कानून के अंतर्गत यह भी अपेक्षित है कि भूमि का अधिग्रहण केवल अंतिम उपाय के रूप में ही किया जाना चाहिए। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र में भूमि के अधिग्रहण से पूर्व उस क्षेत्र की ग्राम सभा के पास यह हक है कि वह अधिग्रहण के लिए अपनी सहमति न दे। उस चरण में सरकार को भी यह दर्शाने में सक्षम होना चाहिए कि कोई भी अन्य भूमि, खास तौर पर वह भूमि जो किसी अन्य अनुसूचित क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, उस उद्देश्य के लिए उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा पेसा कानून के अंतर्गत ग्राम सभा या उचित स्तर पर पंचायतों की सिफारिश के बिना अनुसूचित क्षेत्र में किसी संभावित लाइसेंस, खनन पट्टे या खानों में से खनिजों को निकालने के लिए किसी भी प्रकार की रियायत की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार तीनों कानूनों के अंतर्गत अर्थात वन संरक्षण अधिनियम, पेसा कानून और भूमि अधिग्रहण में प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार के अंतर्गत बनाए गए कानूनों का पालन करते हुए वनवासी समुदायों को अपने ग्राम सभाओं के माध्यम से वनों के गैर वन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल से संबंधित निर्णयों को प्रभावित करने का अधिकार है। अब आप कानून में एक भ्रम याद करिए जिसका हमने पिछले मॉड्यूल में उल्लेख किया था। हमने यह सीखा था कि पेसा कानून के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की विकास गतिविधि से पहले ग्राम सभा के साथ परामर्श किया जाना चाहिए, मगर वास्तव में कानून में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वे हैं ग्राम सभा या उचित स्तर पर पंचायत। अनेक राज्य सरकारों द्वारा इस प्रावधान को प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण से अपनाया गया है और वे यह अपेक्षा करते हैं कि सिर्फ पंचायत या जिला स्तर पर ही परामर्श करने की जरूरत है। ऐसा करना पेसा कानून के उद्देश्य के विरुद्ध है। देखिए, ये दोनों कानूनों को हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ हसदेव अलन कोलफील्ड, जो कि नॉर्थ छत्तीसगढ़ का इलाका है जहाँ बड़े पैमाने पे खनन परियोजनाएं आ रही हैं, वहाँ पे समुदाय इन कानूनों का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकते हैं। निश्चित तौर पर जब कोई भी परियोजना आती है और विशेष रूप से यदि वो 5वीं अनुसूची के इलाकों में वो परियोजना स्थापित होने वाली है, तो पेसा कानून 1996 स्पष्ट रूप से जो कहता है कि ग्राम सभा से परामर्श आपको अनिवार्य है। तो किसी भी कानून के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के पूर्व ग्राम सभा की सहमति आवश्यक है, परामर्श आवश्यक है। और हसदेव के इलाके में हम देखते हैं कि जो कोयला खनन परियोजना है, लगातार ग्राम सभाएं अपने इस अधिकार का एक्सरसाइज कर रही हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम इस खनन परियोजना को नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि संविधान की 5वीं अनुसूची और पेसा कानून हमें अधिकार देता है, हमारी ग्राम सभा सहमत नहीं है। तो पेसा कानून को निश्चित तौर पर इस तरीके से उपयोग किया जा सकता है। इसमें एक मैं कहीं एक जो कन्फ्यूज़न छत्तीसगढ़ में खड़ा किया जा रहा है, उस दिशा में भी देखने की ज़रूरत है। ये कहा जा रहा है कि जो कोल बैलिंग एक्ट है उसमें पेसा कानून अर्थात ग्राम सभा की सहमति लागू नहीं होती। ये पूर्ण रूप से गलत व्याख्या है कानून की, क्योंकि जब हम देखते हैं कि पेसा कानून जो कोल बैलिंग एक्ट है 1956 में बना और पेसा कानून 1996 में आया और 1906 उसके पहले कोई ग्राम सभा से परामर्श की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, किसी कानून के लिए नहीं थी। 1996 में पहली बार पेसा कानून ने यह कहा कि 5वीं अनुसूचित इलाकों में ग्राम सभा की परामर्श से ही आप भूमि अधिग्रहण कर सकते हैं, जो सभी केंद्रीय कानूनों पर लागू है। इसको और आगे स्पष्ट यदि हम देखते हैं तो भूमि अधिग्रहण कानून 2013, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की धारा 41 बहुत साफ कहती है कि 5वीं अनुसूचित इलाकों में यदि आपको जमीन अधिग्रहण करना है तो यह कानून या अन्य केंद्रीय 13 कानून, किसी भी कानून से आप जमीन अधिग्रहण करेंगे तो ग्राम सभा की सहमति, कंसेंट की बात करता आवश्यक है।
हमें यहाँ याद रखना चाहिए कि हमने वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों में सहमति तथा पेशा कानून के अंतर्गत परामर्श के अर्थ के बारे में क्या सीखा है। ये इन कानूनों में प्रयुक्त दो भिन्न भिन्न शब्द हैं और हमें यह समझना चाहिए कि इन दो वाक्यांशों से कानून की अपेक्षा भी अलग है। तो मुझे लगता है कि ये कोई भी जो है ये गलत व्याख्या है। पांचवी अनुसूचित इलाकों में चाहे वो पैसा कानून की बात कहें या 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून की बात कहें, बिना ग्राम सभा के परामर्श या सहमति के भूमि अधिग्रहण नहीं हो सकता। तो एक बड़ा सेफगार्ड है और हसदेव की ग्राम सभाएं इसका इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से अपनी लड़ाई को आगे लड़ रही हैं। दूसरा महत्वपूर्ण, हम वन अधिकार कानून की बात कहें, वन अधिकार मान्यता कानून 2006 निश्चित तौर पे लोगों को एक तरफ अधिकारों की मान्यता सौंपता है कि जो आपके साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, आपके जो अधिकार छीने गए हैं उनको वापस देने की बात करता है। दूसरा ये कानून ये कहता है कि जो अधिकार आपके हैं वो वापस कोई और ना छीने, उससे कहीं ना कहीं एक अधिकार देता है, उसको बचाने का एक व्यवस्था करता है। हम देखते हैं कि कोई भी परियोजना जब यदि वन क्षेत्र में लगेगी और वन भूमि की यदि बात है तो उसके एक डाइवर्जन की एक प्रक्रिया है। जब तक किसी भी वन भूमि का वन भूमि मद से गैर वानिकी कार्य से गैर वानिकी कार्य में वो दर्ज नहीं होगी, तब तक उस पर कोई भी कार्य नहीं हो सकता, जिसको हम बोलते हैं वन भूमि का डाइवर्जन की प्रक्रिया। वन अधिकार मान्यता कानून आने के बाद पहले वन भूमि के डाइवर्जन की एक प्रक्रिया सिंपल चलती थी जो वन विभाग के द्वारा चलाई जाती थी, और वन विभाग जो है वो इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करता था और रीजनल या केंद्रीय वन मंत्रालय इसकी स्वीकृति देता था। वन कानून आने के बाद एक और इस कानून में डाइवर्जन में प्रक्रिया जुड़ी कि जब नोडल अधिकारी वन भूमि के डाइवर्जन के प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगा, वो प्रक्रिया चलाएगा, उसी के साथ जिला कलेक्टर की, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि वन अधिकारों के मान्यता की प्रक्रिया और ग्राम सभा की सहमति की प्रक्रिया भी साथ में चलाए। और कानून बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया की समाप्ति की घोषणा सिर्फ ग्राम सभा कर सकता है, कोई अधिकारी नहीं कर सकता। नियमगिरी का उदाहरण मैं इस संदर्भ में लेना चाहता हूं कि नियमगिरी में जब वेदांता बॉक्साइट माइनिंग की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्राम सभा फाइनल अथॉरिटी होगी जो कहेगी कि वन भूमि के डाइवर्जन के पूर्व ग्राम सभाओं की सहमति, और ग्राम सभाओं ने कहा कि हम नहीं चाहते और वहां से उसको विड्रॉ करना पड़ा। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के अधिनिर्णय का पैराग्राफ 60 पढ़ना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित फरमाया गया है। इसलिए हमें उड़ीसा राज्य सरकार को यह निर्देश देना पड़ रहा है कि वे इन मुद्दों को जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को नोटिस देते हुए ग्राम सभा के समक्ष रखें। ग्राम सभा को इन पर 3 महीनों के भीतर निर्णय लेना होगा और उस निर्णय को राज्य सरकार के माध्यम से पर्यावरण और वन मंत्रालय यानी MOEF को सूचित करना होगा। ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत दावों के निर्धारण से संबंधित कार्यवाही के पूरा होने पर पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा बॉक्साइट खनन परियोजना के चरण 2 को मंजूरी देने के लिए 2 महीनों के भीतर अंतिम निर्णय लेगी, और यह अंतिम निर्णय लेते वक्त ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय को ध्यान में रखा जाएगा। If I could just give you a little bit about the facts about that case because it's a very interesting story. The डोंगरिया मामले के तथ्य में बहुत ही रुचिकर बात शामिल है। डोंगिया कॉन्स विशेष रूप से बहुत ही असुरक्षित या कमज़ोर जनजातीय समूह है। ये उड़ीसा का बहुत ही छोटा सा जनजातीय समूह है। मेरे विचार से कुल जनसंख्या केवल 8,000 है। ये कालाहांडी और रायगढ़ ज़िलों के बहुत ही दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं। वे बहुत ही शर्मीले तथा अलग थलग रहने वाला समुदाय है। नियमगिरी पहाड़ियों में एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसे इस खास समुदाय द्वारा पवित्र माना जाता है, और इस खास पहाड़ी के संबंध में बहुत ही प्राचीन परंपराएं रही हैं।
जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ कोई आवास नहीं है और कोई भी उस खास पहाड़ी पर लघु वन उत्पादों को एकत्र नहीं करता है, क्योंकि यह खास समुदाय नियम राजा, जो कि मुख्य पहाड़ी है, को अपना भगवान मानता है। इस प्रकार हम जानते हैं कि जनजातीय समुदाय अपनी धार्मिक मान्यताओं में जीववादी सोच रखते हैं। वे हर प्रकार की प्राकृतिक सत्ता की पूजा करते हैं। ये खास समुदाय यह विश्वास करता है कि पहाड़ी अपने आप में ही इनका भगवान है और उनका इस भगवान के प्रति अति प्रेम, स्नेह तथा संरक्षण का गहरा रिश्ता है और उनका यह मानना है कि भगवान उनकी रक्षा करते हैं। अब भारतीय राज्य को यह पता लगा कि इस खास पहाड़ी में बहुत ही बड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण बॉक्साइट का बहुत बड़ा भंडार है और अनुमोदनों की प्रक्रिया आदि से इस खास पहाड़ी क्षेत्र के लिए खनन पट्टा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन को दे दिया गया, जिसकी एक बहुराष्ट्रीय निगम, जिसका नाम वेदांता है, के साथ इस क्षेत्र में खनन का रिश्ता है। अब स्थानीय समुदायों, पर्यावरण समूहों, वनवासी समुदायों और सिविल सोसाइटी के अनेक लोगों द्वारा विभिन्न स्तरों पर इस परियोजना को चुनौती दी गई। रुचिकर बात यह है कि हालांकि अनेक पर्यावरण और वन कानून हैं जिनसे उनकी भूमि को संरक्षण मिलनी चाहिए थी, लेकिन वर्षों से ये सभी चुनौतियां विफल होती जा रही हैं। उस मुकदमे में मेरे कुछ मित्र शामिल थे और यह देखना रुचिकर था कि आगे बढ़ने के प्रत्येक चरण पर वे विफल हो रहे थे, लेकिन फिर भी वे पीछे नहीं हट रहे थे। यह भी इस मामले से सीखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अंततः जब मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचा तथा वन अधिकार अधिनियम के मुद्दे को उठाया गया, तो किसी तरीके से इस तर्क पर न्यायालय का ध्यान गया तथा भारत के सॉलिसिटर जनरल के तर्कों सहित विभिन्न विस्तृत तर्कों को सुनने के बाद और निगमों की ओर से अनेक वरिष्ठ वकीलों द्वारा पैरवी किए जाने के बाद, जिसमें राज्य सरकार भी शामिल थी और साथ ही जनजातीय समूह तथा सिविल सोसाइटी ने भी अपनी बात रखी, तो उच्चतम न्यायालय के 3 न्यायाधीशों ने जो फैसला किया वह वन अधिकार अधिनियम तथा भारत में आदिवासियों के अधिकारों के कानून के संदर्भ में लिए एक बेंचमार्क बन गया। संक्षिप्त में, न्यायालय ने वन अधिकार अधिनियम के इतिहास और इसको कैसे तैयार किया गया था और साथ ही आदिवासी अधिकारों और संवैधानिक फ्रेमवर्क की जांच करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि वनवासियों की ग्राम सभा के साथ परामर्श किए बिना केंद्र सरकार द्वारा वन मंजूरी नहीं दी जा सकती है। अब इस मामले का एक सबसे रुचिकर हिस्सा यह है कि उस समय आदिम जाति, जिसे डोंगरिया कॉन्स कहा जाता है, द्वारा वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकारों के लिए दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था। फिर भी क्योंकि यह भली भांति ज्ञात था कि उनका भूमि पर प्राचीन अधिकार है, उच्चतम न्यायालय ने वास्तव में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया कि उन ग्राम सभाओं से बात करें और उनसे पूछें। वन की मंजूरी से संबंधित निर्णयन ग्राम सभा के पास निहित है। अधिनिर्णय के बाद ऐसा अप्रैल 2013 में किया गया था। उत्तरवर्ती रूप से राज्य सरकार द्वारा वास्तव में उन सभी के साथ विचार विमर्श किया गया, लेकिन इसके साथ भी एक घटना जुड़ी है जिस पर किसी अन्य दिन पर विचार किया जाएगा। इस मुद्दे के साथ 12 ग्राम सभाएं संबद्ध थीं और एक मत से प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा अपना बिल्कुल स्पष्ट निर्णय दिया। वे परियोजना को नहीं चाहते, वे नियमगिरी पहाड़ियों को बचाना चाहते हैं। वे नियम राजा को सुरक्षित रखना चाहते हैं और उन्होंने परियोजना के संबंध में पुरजोर रूप से इनकार किया। बाद में उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन और साथ ही वेदांता कंपनी द्वारा फिर से उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की गई ताकि आदेश में संशोधन किया जा सके। फिर से
इन आवेदनों को न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन के मामले के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली यह है कि यह मामला आसानी से एक ऐसा मामला बन सकता था जो उस खास मामले के तथ्यों से संबंधित है और फिर यह डोंगरिया कॉन्स के उन 12 गांवों तक ही राहत पहुंचाने तक सीमित रह जाता। लेकिन इस मामले के संबंध में मुझे एक रुचिकर तथ्य मिला और वह है कि अधिनिर्णय के बाद तत्काल वस्तुतः 1 महीने के भीतर ही गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा एक मामले का उल्लेख किया गया जो कि वन अधिकार अधिनियम के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनिर्णय है। इसे अलग अलग उच्च न्यायालयों द्वारा स्वीकार किया गया। भिन्न अधिकरणों, जिला न्यायालयों और कभी-कभी मजिस्ट्रेट न्यायालयों द्वारा इस मामले का संदर्भ स्वीकार किया गया। कानून सिद्धांत यह है कि वनवासियों की ग्राम सभा ही वह संस्था है जो इस बात को तय करती है कि उनके वनों में विकास किस प्रकार से होगा। उस कानूनी सिद्धांत को स्वीकार किया गया तथा इसे अनेक भिन्न तथ्यात्मक स्थितियों में लागू किया गया और ऐसी अनेक अलग अलग स्थितियां थी जिनमें भिन्न भिन्न कानून लागू होते थे। उदाहरण के लिए एक ऐसा अधिनिर्णय था जिसमें नियमगिरी सिद्धांत को लागू किया गया और वह ऐसा मामला था जो पर्यावरण मंजूरी से संबंधित था, जबकि नियमगिरी मामला वन मंजूरियों से संबंधित था। इस प्रकार यह बहुत ही रुचिकर मामला है। मुझे अधिनिर्णय के बाद होने वाली घटनाएं बहुत रुचिकर लगती हैं क्योंकि इस अधिनिर्णय का बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ और नियमगिरी अधिनिर्णय से देश के सभी जनजातीय क्षेत्र परिचित हैं और इसलिए मेरा यह मानना नहीं है कि जब उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अधिनिर्णय दिया जा रहा था तो उसे इस बात का एहसास नहीं था कि जनजातीय समुदाय उसका संदर्भ लेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया है। Tribal community was going to really pick this up and run with it the way that they have. तो सेक्शन 4 सबसेक्शन 5 जो ये कहता है कि मान्यता की प्रक्रिया समाप्त होनी चाहिए और इसमें 30 जुलाई 2009 का जयराम रमेश जी के समय जो एक आदेश जारी हुआ था वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी वन भूमि के डायवर्जन के पूर्व वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया समाप्त होनी चाहिए और ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, लेकिन हम देखते हैं कि जानकारी के अभाव में छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पे गैरकानूनी रूप से भूमि अधिग्रहण हुए हैं पहले, क्योंकि कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा जहां पे मान्यता प्रक्रिया समाप्त हो गई। या तो व्यक्तिगत या सामुदायिक वन संसाधन किसी न किसी स्तर पर ये लंबित हैं। तो मुझे लगता है कि इस अधिकार का हम लोग को सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। और हसदेव में मैं पुनः कहना चाहूँगा कि हसदेव की ग्राम सभाओं ने इस अधिकार का बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया और जो वन भूमि के डायवर्जन के खिलाफ चार बार ग्राम सभाओं ने विरोध दर्ज करवाए कि हमारे यहाँ वन अधिकार की प्रक्रिया लंबित है और हमारी ग्राम सभा सहमत नहीं है वन भूमि के डायवर्जन के लिए। इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं कि अभी एक जो बात चल रही कि स्टेज 1 और स्टेज 2 के पहले अभी एक संशोधन की केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय कह रहा है कि स्टेज 2 के पहले वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया समाप्त होनी चाहिए, उसका कंप्लायंस होना चाहिए। हमारा ये मानना है कि वो स्टेज 1 के पहले ही होना चाहिए, क्योंकि जब बड़ा पैसा कंपनी जमा कर देती तो फिर कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस होता है, तो वो एक दिक्कत है। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि यदि मान्यता की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो स्टेज 2 नहीं बढ़ेगा, इसीलिए इस कानून का इस्तेमाल काफी महत्वपूर्ण होता है। आइए अब निर्णय की उस प्रकृति पर विचार करते हैं जिसे ग्राम सभाओं को इन कानूनों के अंतर्गत लेना पड़ता है। वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों में ग्राम सभा द्वारा संदर्भाधीन वन भूमि के संबंध में शासन की सांविधिक शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। शासन की इन शक्तियों की उत्पत्ति वन अधिकार अधिनियम से होती है, जिनके अंतर्गत ग्राम सभा को भूमि से संबंधित फैसलों को प्रभावित करने का अधिकार है। ग्राम सभा को इस बात पर विचार करना होता है कि जिस उद्देश्य से भूमि का डायवर्जन किया जा रहा है, क्या वह उपयुक्त उद्देश्य है और फिर क्या ग्राम सभा उस डायवर्जन के लिए सहमति देना चाहती है।
पेसा कानून के अंतर्गत ग्राम सभा की भूमिका अलग है और भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत अलग। ग्राम सभा को इस बात पर विचार करना पड़ता है कि प्रदान किए गए पुनर्स्थापना और पुनर्वास पैकेज को ध्यान में रखते हुए क्या यह अधिकारों के अधिग्रहण के लिए सहमति देना चाहती है। अब हालांकि इन कानूनों के अंतर्गत तय प्रक्रिया स्पष्ट हो सकती है, लेकिन कोई समुदाय जो वन या उसके आसपास के क्षेत्रों में रहता है, उसके द्वारा वन भूमि के डायवर्जन की कानूनी प्रक्रिया को भिन्न भिन्न तरीकों से अनुभव किया जा सकता है। हमारे एक विशेषज्ञ अब यह समझाएंगे कि वन भूमि के लिए नियोजित परियोजना के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इन कानूनी प्रक्रियाओं को दो अलग अलग नजरियों से देखना क्यों महत्वपूर्ण है। पहला है जारी परियोजना के विस्तार के नजरिए से, जिन्हें ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। ब्राउनफील्ड क्षेत्र में गतिविधियां भिन्न होती हैं। अक्सर भूमि अधिग्रहण और डाइवर्जन अनुमतियों को संभवतः विगत समय में पहले से ही लिया गया होता है। मान लीजिए कि 10 या 15 वर्ष पहले और कुछ आर्थिक या अन्य कारण से, या मान लीजिए कि सरकार बदल गई, गतिविधि को अभी तक शुरू नहीं किया गया है और अचानक आप यह देखते हैं कि श्रमिकों और ठेकेदारों का समूह उस जगह पर पहुंच जाते हैं, उस क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग करने लगते हैं और आपसे उस क्षेत्र से चले जाने के लिए कहते हैं। और फिर आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। आप या तो यह सोचते हैं कि या तो आपके पास इससे संबंधित कागजात नहीं है, या आपके पास जो कागजात हैं वे व्यवगत हो गए हैं। ये ऐसी गतिविधियां जो उस समय होती हैं जब विस्तार योजना वहाँ हो, या जब उस क्षेत्र के लिए किसी नई परियोजना की योजना बनाई जाती है। कुछ मामलों में लोगों को संभावित प्रभावों की जानकारी होती है, लेकिन वहाँ भी गतिविधि के संबंध में पूर्ण स्पष्टता, क्या यह परिवहन है अथवा नया एक्सट्रैक्शन है, इसे साझा नहीं किया जाता है। आपको जो उत्तर मिलता है वह है कि हमने समाचार पत्र में नोटिस जारी किया है, जो कि कानून द्वारा अपेक्षित है, या रिकॉर्ड जिला पंचायत कार्यालय या कलेक्टर के कार्यालय में उपलब्ध है, और फिर आप कार्य के उपरांत रिकॉर्डों की खोज करेंगे। इस प्रकार ऐसे मुद्दे सुनिश्चित रूप से सामने आते हैं। ग्रीनफील्ड क्षेत्र में, जहां पर इनमें से पहले कुछ नहीं हुआ, जो सबसे बड़ा भ्रम उस समय होता है जब ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाती है। अब आपके सामने ग्राम सभा बैठक है, जिसमें कम से कम 3 कानून निहित होंगे, जो कि सीधे तौर पर संभावित रूप से वनों से जुड़े भी हो सकते हैं अथवा नहीं। पेसा के अंतर्गत अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत और वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वन डाइवर्जेंस और अधिकार को मान्यता प्रदान करने के लिए वे 2 अलग अलग हैं। इसलिए अक्सर आपको यह पता नहीं लगता कि ग्राम सभा बैठक को क्यों बुलाया गया, यह किसके लिए है। दस्तावेज दर्शाएंगे कि ग्राम सभा को एक बार बुलाया गया है और गणपूर्ति के साथ या उसके बिना इन सभी प्रक्रियाओं से संबंधित निर्णयों को एक ही बारी ले लिया गया, जबकि इनमें से प्रत्येक के लिए अलग प्रकार के विचारण की आवश्यकता होगी। उनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के तथ्यों के प्रस्तुतिकरणों की आवश्यकता होगी, क्योंकि अधिग्रहण का अर्थ कुछ अलग होता है। अधिकारों को मान्यता प्रदान करना दावों की तरह दिखाई देने का। वन डाइवर्जन के लिए परिस्थिति के प्रसंस्करण तथ्यों की आवश्यकता होगी, जिसके साथ समस्त प्रकार के प्रभाव जुड़े होंगे और आजीविका का इस्तेमाल अलग कानून के अंतर्गत होगा। लेकिन इन सभी को एक साथ मिला दिया जाता है। इस प्रकार वास्तव में वह प्रक्रिया किस लिए आयोजित की जा रही है, इस प्रकार की स्पष्टता अक्सर ग्राम सभा की बैठक से प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि उस स्पष्टता को देने का अर्थ विचारण है। विचारण का अर्थ है समय, और सामान्य नैरेटिव यह है कि यदि आप समय देते हैं तो परियोजनाएं कभी भी अनुमोदित नहीं होंगी। इस
प्रकार ये दो महत्वपूर्ण निर्णय हैं जिन्हें ग्राम सभाओं को वन भूमि के गैर वन भूमि उद्देश्यों के लिए किसी डाइवर्जन के संदर्भ में लेना होगा। आइए अब हमारे एक विशेषज्ञ के अनुभव से सीखते हैं। जय नंदन सिंह पोटे एक ऐसे आंदोलन से जुड़े हैं जिसने छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले में अनेक गांवों में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपने सामुदायिक वन अधिकारों का दावा करने के लिए आयोजन किया। 2016 में जब उनके अधिकारों को मान्यता प्रदान हो चुकी थी, उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने यह घोषणा की कि सरगुजा जिले में घाट बार्रा गांव के जनजातीय लोगों के पहचाने गए वन अधिकारों को रद्द कर दिया गया है। अभी देखें तो जो परसा खदान दूसरी है। परसा खदान जब लोग परसा स्टेट से एकदम भुगत चुके हैं और जान चुके हैं कि नहीं खदान को देने से मतलब फ़ायदा नहीं है और वो हमारे हित कर नहीं है, तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने परसा खदान का जब विरोध बार बार लोग जो है गांव में ग्राम सभा के माध्यम से कर रहे थे, तो प्रशासन जो है क्या किया कि सरपंच सचिव को जो है रेस्ट हाउस में बुला के ग्राम सभा का आवेदन करवा के जो है उन्होंने पेश कर दिया। तो इस तरह से देखें तो पूरी तरह से सरगुजा में कंपनी का राज चल रहा है। लोगों का अधिकार को एकदम दरकिनार करके जो है प्रशासन वहाँ काम कर रही है। दूसरी बात हम देखें तो हसदो में अभी आपका कोरबा ज़िला, जो सरगुजा ज़िला और कोरबा ज़िला मिलके जो है ये हसदो का जो क्षेत्र है, जो 75 किलोमीटर चौड़ा और लंबा और 25 किलोमीटर का जो चौड़ा है, ये क्षेत्र घना घोर जंगल है। इस जंगल में विभिन्न प्रकार के जो है पेड़, जो प्राकृतिक कहना चाहिए प्राकृतिक पेड़ हैं, जो इस भारत में कहीं मेरे को लगता है कि ये पेड़ जो प्राकृतिक पेड़ है वो देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और इतने जो है जैव विविधता से संबंधित जो जड़ी बूटी हैं वो अभी उपलब्ध हैं। और यहाँ जो है हाथी का रहवास क्षेत्र है और कई जानवर जो हैं, शेर हैं, भालू हैं और ऐसे करके जो हिरण, ये सभी का रहवास क्षेत्र है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि हम जो है वन अधिकार के तहत हम इस जंगल की रक्षा करें, जो हसदो अरण्य जो है, कम से कम हम इस जंगल को तो बचा पाएँ। ये हमारा जो है उस क्षेत्र में मेन कहना चाहिए तो वहाँ जाने का मतलब है कि हम इस क्षेत्र को कैसे बचा पाएँ। लेकिन कोरबा ज़िला में भी देखें तो 16 जो खदान के लिए, कोयला खदान के लिए आवंटन जो किया है, और अभी फ़िलहाल देखें पतुरिया गिरमुरी का जो खदान को आवंटित किया है जो छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन को, उसका लगभग जन सुनवाई का 2-3-4 महीने में आने वाला है, इसे मेरे को लगता है। तो ये सब को देखते हुए सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि इस क्षेत्र को बचाने के लिए सरकार भी आगे आए। और हम लोग तो कर ही रहे हैं और गांव वाले भी अपना लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं, इस जंगल में हमारा जो है कई पीढ़ियों से निस्तार है, जो इस खदान खुलने से जो है हमारा पूरी अस्तित्व ही मतलब ख़त्म हो जाएगा। ये सब को देखते हुए हम इस क्षेत्र में जो है काम कर रहे हैं और लोग भी आज चाह रहे हैं कि हम देख रहे हैं परसा खदान, परसा स्टेट को, और इधर हम खदान नहीं आने देंगे और करके जो है लड़ रहे हैं। तो यह एक उदाहरण था कि किस प्रकार से एक समुदाय ने वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए गैर वन उद्देश्यों जैसे कि खनन के लिए वन भूमि के डायवर्जन के फैसले को प्रभावित किया था। आइए वन भूमि के डायवर्जन के संबंध में ग्राम सभा की शक्तियों पर जल्दी से दोबारा नजर डालते हैं। सबसे पहले डायवर्जन केवल तभी किया जा सकता है जब वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकारों को मान्यता प्रदान करने का कार्य पूरा कर लिया गया हो। आपको याद होगा कि ग्राम सभा की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा, गैर वन उद्देश्य के लिए वन भूमि का
डायवर्जन वन संरक्षण नियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमों में तय प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना नहीं किया जा सकता है। उन नियमों के अंतर्गत डायवर्जन के लिए ग्राम सभा की सहमति का प्रलेखन एक अनिवार्य कदम है। इस प्रकार वन क्लियरेंस प्रक्रिया के लिए समुदायों द्वारा वन डायवर्जन के संबंध में निर्णयन की प्रक्रिया में भाग लेना अनिवार्य नहीं है, सिवाय वहाँ जहाँ पर वन अधिकार अधिनियम के साथ इंटरफेस होता है। लेकिन आप यह कह सकते हैं कि आप डिविजनल वन अधिकारी के कार्यालय में जाएं और वहाँ से पता लगाएं कि क्या वन डायवर्जन के लिए कोई आवेदन प्राप्त किए गए हैं। यदि आपको समाचार पत्रों से ऐसा कोई संकेत मिलता है या यदि आप अपने आसपास किसी कंपनी द्वारा किसी गतिविधि को किया जाना देखते हैं या कोई परामर्शदाता इधर उधर घूम रहा है, तो आप प्रयास करके यह पता लगा सकते हैं कि वृक्षों को गिराने अथवा वन भूमि के डायवर्जन के लिए कोई औपचारिक आवेदन प्राप्त किया गया है। यदि ऐसा है तो उसकी स्थिति और स्थल निरीक्षण रिपोर्टों की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करें। दोनों, यदि यह कोई अच्छा वन अधिकारी है तो वो आपको इन्हें ऐसे ही दे सकता है या सूचना के अधिकार की प्रक्रिया से आप उनकी एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद इस पूरी प्रक्रिया का प्रधान मुख्य संरक्षण के कार्यालय तक अनुपालन करना होगा, क्योंकि डीएफओ द्वारा इस स्थल निरीक्षण के प्रत्येक चरण पर और डायवर्जन के समय प्रस्तुत सभी पहले ही पत्र वन विभाग में प्राप्त किए जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें अनुमोदन के लिए आवेदन को पर्यावरण और वन मंत्रालय और वनों के क्षेत्रीय कार्यालय या केंद्रीय कार्यालयों को भेजना होगा। याद रखें कि वन डायवर्जन के हर चरण पर जो सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित है, अर्थात वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अंतिम अनुमोदन से पहले तक प्रत्येक चरण पर दिए गए अनुमोदनों पर हमेशा कुछ शर्तें जुड़ी रहती हैं। इन शर्तों के साथ अनुपालन अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया का आवश्यक हिस्सा है। ये शर्तें समुदायों को वन भूमि के डायवर्जन की प्रक्रिया में भाग लेने का एक और अवसर प्रदान करती हैं। हमेशा याद रखें कि वन डायवर्जन प्रक्रिया के अनुमोदन के लिए कम से कम 3 चरण होते हैं। पहला चरण सिद्धांत रूप से अनुमोदन होगा या चरण 1 अनुमोदन, जिसे MOEF के क्षेत्रीय कार्यालय या केंद्रीय कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी बड़ी वन भूमि शामिल है। उस समय चरण 1 अनुमोदन के साथ हमेशा ही शर्तों को जोड़ा जाता है। ये शर्तें मूलभूत हो सकती हैं, जिसके साथ वन्य जीव प्रबंधन योजनाएं, जनजातीय जनसंख्या का आकलन, जल संसाधनों पर प्रभाव आदि जैसे बातें शामिल हो सकती हैं। ऐसे सारभूत अध्ययन किए जा सकते हैं जिन्हें अक्सर नए सिरे से किया जाता है। ये अध्ययन वन डायवर्जन पर उनके प्रभावों को जानने के लिए उपलब्ध नहीं है। उन अध्ययनों को ट्रैक करना महत्वपूर्ण है और इन सभी को चरण 1 वन क्लियरेंस के भाग के रूप में सूचीबद्ध किया गया होगा और कभी-कभी निर्दिष्ट संस्थानों को भी सूचीबद्ध किया जाता है। ऐसा करने के बाद आवेदक और साथ ही राज्य सरकार द्वारा चरण 2 वन मंजूरी प्राप्त करने के लिए सभी अध्ययनों के साथ एक अनुपालन रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है और यह मंजूरी अनेक अनुपालन के अध्ययन होती है और वे अध्ययन कितने अच्छे हैं उन सभी का आकलन वन सलाहकार समिति द्वारा चरण 2 मंजूरी प्रदान किए जाने से पहले अध्ययन किया जाना चाहिए। उस समय जब चरण 1 को अनुमोदित किया जा रहा है या चरण 2 का अनुमोदन किया जा रहा है, आपके पास हस्तक्षेप करने का अवसर होता है और मूलभूत टिप्पणियां करने का अवसर होता है। दोनों इस आशय के साथ कि उन अध्ययनों में से कुछ को चरण 1 से पूर्व क्यों किया जाना चाहिए था तथा समुदायों को शामिल करना क्यों महत्वपूर्ण है जो कि परियोजना से प्रभावित होंगे। यह वास्तव में उनमें से कुछ अध्ययनों का मसौदा तैयार करना और आवश्यक हिस्से को तैयार करना है। विशेषज्ञ संस्थान द्वारा
भागीदारी करना और अध्ययनों को करना तथा क्षेत्र से चला जाना पर्याप्त नहीं है। ये वे अवसर हैं जिनमें आप यह मांग कर सकते हैं कि जिस विधि के माध्यम से ऐसे अध्ययन किए गए हैं वे अधिक खुली हो, भागीदारी पूर्ण हो, पारदर्शी हो और चरण 1 की प्रक्रिया के भाग के रूप में हमारी सभी समस्याओं को वास्तव में तब तक संशोधित कर दिया गया था जब तक चरण 2 अध्ययन पूरे हुए थे। ऐसे मामले में जहाँ तक चरण 2 का अनुमोदन भी प्रदान कर दिया गया है, उस समय तब तक किसी भी प्रकार का वन डायवर्जन नहीं लिया जाता है जब तक कि राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत एक अंतिम आदेश जारी नहीं कर दिया जाता है। यदि आप MOEF के चरण 2 अनुमोदन से संतुष्ट नहीं हैं, तो हमेशा इस बात का अवसर उपलब्ध रहता है कि राज्य सरकार के साथ यह हस्तक्षेप किया जाए कि आप संतुष्ट क्यों नहीं हैं। यह कहना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे संभवतः निर्णय पर पुनर्विचार कर सकते हैं या नहीं, लेकिन डायवर्जन के लिए राज्य सरकार द्वारा अपना अंतिम निर्णय देने से पूर्व आपके पास इस्तेमाल करने के लिए एक कानूनी रास्ता जरूर उपलब्ध रहता है। उस समय यह महत्वपूर्ण है जहाँ तक कि कानून में विशिष्ट रूप से फ्रीलांस प्रक्रिया को विहित नहीं किया गया है। चरण 2 मंजूरी और राज्य सरकार द्वारा अंतिम मंजूरी की अंतरिम अवधि के बीच अपनी सभी शिकायतों को पुनः दोहराने का अवसर हमेशा मौजूद रहता है और ऐसा सामुदायिक संगठनों द्वारा अनेक अवसरों पर किया जा चुका है। तीसरा, अनुसूचित क्षेत्र में भूमि के अधिग्रहण के लिए पेसा कानून के तहत ग्राम सभा के साथ परामर्श एक अनिवार्य कदम है। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र में भूमि के अधिग्रहण के संबंध में भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत ग्राम सभा की मंजूरी के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। हमने यह सीखा है कि समुदाय किस प्रकार से वनों को गैर वन उद्देश्यों से संबंधित निर्णयों में भाग ले सकते हैं। आइए अब वनों के संरक्षण से संबंधित निर्णयों पर विचार करते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में उस प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा राज्य और केंद्र सरकारें किसी क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व, संरक्षण रिजर्व और क्रिटिकल टाइगर आवासों के रूप में घोषित कर सकती हैं। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी क्षेत्र को क्रिटिकल वन्यजीव आवास घोषित करने के लिए एक अन्य प्रक्रिया है। हम पहले से ही इन प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे कुछ समाचार हो सकते हैं अथवा कोई आपको औपचारिक रूप से यह बता सकता है कि इस क्षेत्र को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन्य जीवों के लिए संरक्षित घोषित कर दिया गया। इस प्रकार की स्थिति में संभावित रूप से 4 या 5 अलग अलग परिदृश्य हो सकते हैं। आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि किस प्रकार का संरक्षित क्षेत्र, क्योंकि WPA में ऐसे कम से कम 4 प्रकार के क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। आपको यह भी जानना होगा कि क्या ऐसा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किया जा रहा है जिसमें भी महत्वपूर्ण वन्य जीव आवासों से संबंधित प्रावधान है। इस प्रकार वास्तव में पहला कदम, यदि कोई जैसे समाचार पत्र से आपको जानकारी मिलती है तो यह पता लगाएं कि किस प्रकार के संरक्षित क्षेत्र का प्रस्ताव किया जा रहा है। आइए हम विभिन्न प्रकार के संरक्षित क्षेत्रों की कानूनी विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र एक ऐसा भूभाग होता है जहां भूमि का उपयोग प्रतिबंधित होता है। ऐसे संरक्षित क्षेत्र कुछ अलग प्रकार के हो सकते हैं जो प्रतिबंधों की कठोरता पर निर्भर करता है। अर्थात यह किस प्रकार का संरक्षित क्षेत्र है यह समझने के लिए उस जमीन पर प्रतिबंधित मानव गतिविधियों को ध्यान में रखना होगा। राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व सर्वाधिक प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों में वन्यजीव संरक्षण के हितों वाली गतिविधियों के सिवाय
लगभग किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती। वन्यजीव अभयारण्यों यानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में, जो कि संरक्षित क्षेत्र की एक अन्य श्रेणी है, वहां क्षेत्र के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के विवेकानुसार पशु चराने और कुछ प्रकार के निजी संपत्ति अधिकारों की अनुमति दी जा सकती है। राष्ट्रीय उद्यानों, टाइगर रिजर्वों और वन्यजीव अभयारण्यों में वन उपज का व्यावसायिक दोहन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। स्थानीय समुदायों द्वारा केवल अपनी वास्तविक आवश्यकताओं के लिए ही वन उत्पादों को एकत्र किया जा सकता है। सामुदायिक रिजर्व तथा संरक्षण रिजर्व संरक्षित क्षेत्रों की दो अन्य श्रेणियां हैं, जहां पर स्थानीय समुदायों की संरक्षण के संबंध में बड़ी भूमिका होती है। क्रिटिकल टाइगर रिजर्व वे क्षेत्र हैं जहां पर राज्य सरकार की राय में मानवीय गतिविधि टाइगर जनसंख्या के साथ सह अस्तित्व में मौजूद नहीं रह सकती है। टाइगर रिजर्व का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा तैयार बाघ संरक्षण योजना के अनुसार किया जाना चाहिए। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्रिटिकल वन्यजीव आवास वह क्षेत्र है जो वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर केंद्र सरकार की राय में वन्यजीव संरक्षण के लिए अलंघनीय रखा जाना चाहिए। इस प्रकार ये वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्य से संरक्षित किए गए क्षेत्रों की भिन्न भिन्न कानूनी श्रेणियां हैं। इन श्रेणियों को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि इन क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों को भिन्न भिन्न स्तरों तक प्रतिबंधित किया गया है। इनको सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों, क्रिटिकल टाइगर आवासों और क्रिटिकल वन्यजीव आवासों में प्रतिबंधित किया गया है। वन्यजीव विभाग द्वारा किस बात की अनुमति दी जाती है के आधार पर वन्यजीव अभयारण्यों कम प्रतिबंधित होते हैं और सामुदायिक रिजर्व और संरक्षण रिजर्व में स्थानीय समुदाय संरक्षण प्रयासों का हिस्सा होते हैं। समझने योग्य तीसरा पहलू यह है कि संरक्षण गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी कितनी होनी चाहिए। इस प्रकार सबसे पहले यह जानना कि वहाँ पर किस प्रकार का संरक्षित क्षेत्र गतिविधि है। इसके बाद यह समझना कि क्या आप संरक्षण गतिविधियों में भाग ले सकते हैं तथा किस प्रकार के अधिकारों को संरक्षित किया जा रहा है। और तीसरा, इनमें से प्रत्येक के आधार पर ग्राम स्तर पर यह समझना कि क्या आप वास्तव में वैसा करना चाहते हैं। इन सभी विकल्पों का आपके पास उपलब्ध होने के साथ रिलोकेशन के गुण और दोष क्या है, उन क्षेत्र में रुके रहने के लाभ या हानि क्या है, और यदि क्या संरक्षण गतिविधियों में अति सक्रिय रूप से भागीदारी की जाए। आपके पास इस समस्त जानकारी की उपलब्धता के साथ और बैठकर चर्चा करते हुए, जो कि एक आदर्श स्थिति है, लेकिन यदि ये समुदाय में लोगों का समूह है, ऐसा करने के लिए तथा विभिन्न विकल्पों का पता लगाने के लिए तथा वे क्या करना पसंद करेंगे और फिर इसके बारे में सरकार के साथ बातचीत में भागीदारी करना शामिल होता है। अब उदाहरण के लिए, यदि आप एक ऐसी स्थिति के उदाहरण पर विचार करते हैं जहां पर एक क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा रहा है, सीधे ही आपको पता होगा कि आपके अधिकार अब समाप्त होने वाले हैं। उस समय आपके पास उपलब्ध विकल्पों में यह शामिल होंगे कि क्या आप ठहरना चाहते हैं अथवा वहां से जाना चाहते हैं। स्पष्ट है कि राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा के बाद आपके विकल्प सीमित ही रह जाएंगे। यदि आप यह निर्णय करते हैं कि आप राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा को चुनौती नहीं देना चाहते, तो आपका अगला विकल्प है, क्या वन पर निर्भर हर व्यक्ति के मौजूदा अधिकारों पर अधिकार प्रक्रिया के पुनर्वास के लिए ध्यान दिया गया है। नौकरशाही पत्रों को सामने लाना होगा। हिमाचल प्रदेश में एक मामला हुआ था जिसमें कुछ औपनिवेशिक रिकॉर्ड्स को यह समझने के लिए इस्तेमाल किया गया कि वन्य जीव संरक्षण कानून के अंतर्गत किसके अधिकारों को तय किए जाने की आवश्यकता है। इससे बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई क्योंकि अनेक लोग वास्तव में अधिकारों के निर्धारण की प्रक्रिया से बाहर हो गए, फिर वे ऐसा चाहते ही क्यों नहीं हो। इस प्रकार मेरे विचार से यह पता लगाना कि कौन से सरकारी रिकॉर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा ताकि उसे जानने में समर्थ हो सके, और यह पता लगाना
कि आप किस चरण में इसमें भागीदार बनना चाहते हैं। इस प्रकार आप जिन विकल्पों का इस्तेमाल करना चाहेंगे उनके आधार पर समस्त ज्ञान, अपने पूर्ण ज्ञान के आधार पर यह निर्धारित करना कि आप किस विकल्प को मान्यता प्रदान करना चाहते हैं, वह ऐसी स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण होगा जहां पर संरक्षण क्षेत्र का सृजन किया जाना है। आप यह भी तर्क दे सकते हैं कि हम सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं या संरक्षण रिजर्व क्षेत्र के बारे में, और यह उल्लेख कर सकते हैं कि आप इस प्रक्रिया का अति सक्रिय रूप से हिस्सा बनना चाहते हैं। एक बार जब आपको पता लग जाता है तो ये सभी मूल भाव से उत्पन्न होने वाले परिणाम हैं। स्पष्ट है कि ये सभी कार्य राजनीतिक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से होते हैं, ये सरल और समस्या रहित नहीं है। इसलिए कानून में क्या कहा गया है, इस संबंध में जानकारी से अवगत रहना, मेरे अधिकार क्या है और मैं अपने विकल्पों को कितना आगे तक ले जा सकता हूँ, ये बातें समुदायों के लिए तय करना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम पहले ही सीख चुके हैं, वन अधिकार अधिनियम के कारण वनवासी लोग अपने अधिकारों का प्रयोग राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, क्रिटिकल टाइगर आवासों और अन्य प्रकार के संरक्षित क्षेत्रों के संबंध में भी कर सकते हैं। तथापि वनों में अलंघनीय स्थानों के सृजन से संबंधित कानून और प्रक्रियाएं जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत और इन अधिकारों के इस्तेमाल के बीच संघर्ष पैदा होता है। वनवासी समुदायों के लिए इन संघर्षों के समाधान के लिए कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधनों में वे सुरक्षा उपाय शामिल हैं जिन्हें उन क्षेत्रों से रिलोकेट करने की प्रक्रिया के संबंध में शामिल किया गया है। भागीदारी के कुछ अवसरों को इन अलंघनीय स्थानों की आवश्यकताओं तथा सीमाओं को तय करते समय से संबंधित प्रक्रिया में भी शामिल किया गया है। हम उनके बारे में इस मॉड्यूल में बाद में सीखेंगे। किसी रिजर्व वन के अलावा किसी क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित करने से पहले कानून में यह अपेक्षित है कि सरकार को पहले उस क्षेत्र के संबंध में लोगों के अधिकारों को तय करना होगा। इसका अर्थ है कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकारों को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए। ग्राम सभा, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बार जब इसको पूरा कर लिया जाता है, राज्य सरकार को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अधिकारों के अधिग्रहण की प्रक्रिया को आरंभ करना होता है। समान रूप से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य के बीच में किसी हिस्से को वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्रिटिकल वन्यजीव आवास के रूप में घोषित करने की प्रक्रिया या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत क्रिटिकल टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया को उस क्षेत्र में वनवासियों के अधिकारियों की रिकॉर्डिंग करने के बाद ही किया जा सकता है। लेकिन इन दो मामलों में कुछ अतिरिक्त कदमों का अनुपालन अपेक्षित होता है और उनमें से एक में ग्राम सभा शामिल होती है। क्रिटिकल टाइगर आवास की स्थापना से पूर्व राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति और उस क्षेत्र के अन्य वनवासियों से दो बातों के संबंध में सहमति प्राप्त करनी होगी। सबसे पहला, उन लोगों की गतिविधियां ऐसी हैं जिनसे अप्रवर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है और टाइगर की मौजूदगी और उनके आवास के लिए खतरा है, और दूसरा, किसी प्रकार के सह अस्तित्व के विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार संरक्षण के लिए वन भूमि के उपयोग के निर्णय में भागीदारी के लिए समुदायों और वनवासियों के लिए यह दो विकल्प हैं। और इसी के साथ हम इस संबंध में लेक्चर के अंत में पहुंच गए हैं कि स्थानीय समुदाय वनों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने के निर्णयों में कैसे भागीदारी कर सकते हैं। सभी मामलों में किसी भी निर्णय को लिए जाने से पूर्व वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकारों को पहचान प्रदान करने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, ग्राम सभा की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमने वन भूमि के डायवर्जन की प्रक्रिया में वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत
भागीदारी में ग्राम सभा के अधिकारों के बारे में भी सीखा। हमने पेसा अधिनियम के अंतर्गत तथा भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अधिग्रहण में ग्राम सभा की शक्तियों के बारे में भी सीखा। हमने यह भी सीखा कि किस प्रकार से क्रिटिकल टाइगर आवास को केवल वनवासियों द्वारा इस सहमति प्रदान करने के बाद ही घोषित किया जा सकता है कि उनकी गतिविधियों के कारण टाइगर आवास को अप्रवर्तनीय क्षति होगी, और यह भी सीखा कि किस प्रकार से क्रिटिकल वन्यजीव आवास को सिर्फ ग्राम सभा की रीसेटलमेंट पैकेज की मंजूरी देने के बाद ही घोषित किया जा सकता है। अब ग्राम सभा के माध्यम से इन प्रक्रियाओं में भागीदारी के अलावा स्थानीय समुदाय यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठा सकते हैं कि प्रक्रिया का दूसरा हिस्सा अर्थात प्रक्रिया का वह हिस्सा जिसमें ग्राम सभा शामिल नहीं होती है, वह भी कानून के अंतर्गत प्रत्याशित मानकों की कसौटी पर खरा उतरता है। उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि इन प्रक्रियाओं के सभी कदमों को अच्छी तरह समझा जाए, चाहे वन भूमि का डायवर्जन है या किसी संरक्षण स्थान की स्थापना का निर्णय है। आप इन प्रक्रियाओं की बेहतर समझ और मानकों की जांच सूची, जिन्हें इन प्रक्रियाओं द्वारा अवश्य पूरा किया जाना चाहिए, की बेहतर समझ को इस मॉड्यूल के साथ दी गई सामग्रियों को पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। वनों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने के निर्णयों के उपरांत के कार्यों के प्रबंधन में समुदाय किस प्रकार से भागीदारी कर सकते हैं, अब हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। हम अगले लेक्चर में वनों के प्रबंधन से शुरुआत करेंगे। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद।